अब आप बात हो रही है लगातार, आप इंडिया गठबंधन की रैली में जो भी नेता बोले हैं, राहुल गांधी का भाषण अभी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें कही, अंपायर फिक्स है, मैच फिक्स है, ईवीएम नहीं होगी अगर तो नरेंद्र मोदी को 180 सीट आएगी, केवल 400 पार का नारा दे रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि चुनाव जो हो रहा है इसका नतीजा सब लोग जानते हैं, ये 400 पार लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ईवीएम फिक्स कर देंगे, सब कर देंगे, यही उनका कहने का मतलब था। फिर भी फिक्स मैच में खेल रही है उनकी टीम, ये हैरानी की बात है। दूसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही कि हमारी टीम के 2 प्लेयर को जेल में डाल दिया, मतलब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को, 2 मुख्यमंत्रियों को। अब बड़ी दिलचस्प बात वो कह रहे हैं, आपको कार्रवाई करनी थी आप पहले कर लेते या 6 महीने के बाद कर लेते, चुनाव के बीच में आपने इन दोनों को जेल में क्यों डाला? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी है तो पहले अब डालना था जेल में या बाद में डालना था, चुनाव तो लड़ने नहीं देते उनको आप। उनका तर्क है ये, इस पर चलिए हम लोग आगे बात कर लेंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं भारत माता जो ये उन्होंने कहा कि देश में आग लग जाएगी अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीत करके आ जाएंगे तो, और संविधान खत्म कर देंगे, देश बचेगा नहीं। ये बातें राहुल गांधी ने अभी कही। मैं राहुल गांधी का बयान आपको सुनाने भी जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप जरा सुनिए तेजस्वी यादव की बात। आज तेजस्वी यादव उनसे पहले बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि शेर होते हैं पिंजरे में, मतलब जितने लोगों को जेल में डाला ये सब शेर हैं और जवाब देगी देश की जनता। फिर उन्होंने मंच से एक गाना गाया, गाना सुनाया तेजस्वी यादव ने। तो पहले तेजस्वी यादव का ये गाना, फिर राहुल गांधी की बात। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। देखिए अच्छा है, दिलचस्प हो गई राजनीति। अब जो है नेता लोग मंच से गाना भी गा रहे हैं, वो तो लगभग सुर में आने लगे थे, लय में तो आ ही गए थे लगभग। तेजस्वी यादव तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, नरेंद्र मोदी के लिए वो गाना गा रहे थे। बहरहाल अब थोड़ी सीरियस बात जो राहुल गांधी ने कहा, बड़ी गंभीर बात है। आप चलते ही चुनाव है, चुनाव के बीच में आप ये कह रहे हैं कि चुनाव फिक्स है। चुनाव के बीच में आप ये कह रहे हैं कि अंपायर यानी कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल दिया गया है। आप कह रहे हैं कि प्लेयर खरीद लिए गए हैं, मतलब चुनाव जो लोग करा रहे हैं वो सब खरीद लिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी टीम के प्लेयर्स को जेल में डाल दिया गया। चले ये बात तो राजनीतिक आरोप हम कोई मान भी ले, लेकिन आपने पूरे चुनावी व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने। आज राहुल गांधी ने यह कह दिया कि इस चुनाव का नतीजा सब लोग जानते हैं क्या होगा। मतलब क्या राहुल गांधी ने हार मान ली है? चुनाव का नतीजा आने से पहले, चुनाव में वोट पड़ने से पहले, आप वोट अभी नहीं पड़ा है, तब राहुल गांधी ने यह बात कह दी है। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता और बात यहां से अब आगे बढ़ेगी। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाएगा। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त ना, मतलब एक्टिव नेता। वो अगर वो उनको ही लगता है कि चुनाव का नतीजा फिक्स हो चुका है, तो फिर इस चुनाव में उनकी पार्टी का क्या काम? क्या बाकी विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? क्या बाकी तमाम लोग जो यहां मंच पर हैं उन सबको भी यह लगता है कि चुनाव का नतीजा फिक्स है? तो फिर सभी लोगों को यह बात कहनी चाहिए थी, सिर्फ राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही? फिर अखिलेश यादव भी, तेजस्वी यादव भी, बड़े नेता और जो हैं सब लोग यही बात बोले कि चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का नतीजा तो फिक्स कर दिया गया, नरेंद्र मोदी ने पहले ही चुनाव को में बेईमानी कर ली है। और अगर ऐसा है तो फिर उनको सारे इन पार्टियों को एक मंच पर आकर यह कहना चाहिए, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का इल्जाम लगाना चाहिए कि हम केवल बैलेट पेपर वाला इलेक्शन लड़ेंगे, हम ईवीएम वाला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और ईवीएम की लड़ाई कब तक होगी? ईवीएम की यह बहस कब तक होगी? अभी तो 4-5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें एक तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीती ना, और अच्छे मार्जिन से जीती। वो फिक्स नहीं था क्या इलेक्शन? कर्नाटक का इलेक्शन फिक्स नहीं था क्या उससे पहले? हिमाचल का इलेक्शन उससे पहले फिक्स नहीं था क्या? वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे थे क्या? हाँ, फिर यह भी कह दिया जाता है कि अरे भाई चोर भी देख के चोरी करता है, समझदारी से थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है, नहीं तो सब समझ जाएंगे कि इलेक्शन जो है खरीद लिया गया, इलेक्शन जो है बेईमानी कर लिया गया है। लेकिन ये इस पूरी लोकतांत्रिक हमारी प्रक्रिया को बहुत हल्के स्तर पर ले जाने वाली बात है। 100 करोड़ जनता वोट डालने जा रही है, 100 करोड़ जनता लगभग, मजाक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है और आपने आए और आपने एक लाइन में कह दिया कि इसका तो नतीजा फिक्स है। बहरहाल इस पर हम लोग बात करें। राहुल गांधी की बात आप सुनी लीजिए, फिर आज पर आगे चर्चा करते हैं।
एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। तो आइए अब यही बात कर लेते हैं, यही सही जो राहुल गांधी ने दावा किया है। नरेंद्र मोदी का ग्राफ इस वक्त 180 वाला है या 400 वाला है? आज मान लीजिए देश के अंदर अभी वो डब्बे वाला इलेक्शन ही हो जाए, देश में बैलेट वाला इलेक्शन ही हो जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी को 180 सीट आने जा रही है? समीर जी से शुरुआत करता हूं इस बात की। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बातों को अब देश की जनता बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। हर बार वही बात राहुल गांधी एक पुराना टेप के समान चलाते रहते हैं कि मैच फिक्स होने वाला है, मैच फिक्स होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी इस देश में चुनाव लड़े हैं और 414 का बहुमत उन्हें मिला है। इस देश के लोकतंत्र ने उन्हें बहुमत दिया था इतना। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 2014 में 282 सीटें जीतते हैं, 5 साल के अपने प्रदर्शन के बाद अगर 303 सीटें जीतते हैं और 10 साल के कार्यकाल बाद अगर प्रधानमंत्री इस बात का दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 सीटों को पार करेगा, तो मुझे लगता है ये उनका काम के प्रति आत्मविश्वास और जनता से मिल रहे समर्थन को बताता है। लेकिन वो ये कहेंगे ना कि भाई हमारे जब राजीव गांधी जीतते थे या जब उससे पहले सब जीतते थे चुनाव, तो स्वतंत्र चुनाव होते थे, निष्पक्ष चुनाव होते थे। अब नहीं होते। चुनाव करवाता था, वही सरकारें नियुक्त करती थी। मतलब अगर उस समय वो जीतेंगे तो उस समय निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार लगातार 300 ज्यादा सीटें लेकर आते हैं तो देश में चुनाव फिक्स होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी मदर ऑफ डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं, देश के इतने समृद्ध लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जो 97 करोड़ देश की जनता मतदान करने जा रही है उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसे बहुत गंभीरता से लिया जाने की जरूरत है राहुल गांधी की। राहुल रागी जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, वो न इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, न इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी सीरियस बात न जानते हैं न समझते हैं, इसलिए वो एक कोई भी अनाड़ी व्यक्ति जिस प्रकार की बातें करता है वो सिर्फ बोल दे रहे हैं। इनकी बातों को गंभीरता से न देश लेता है न ही इनकी पार्टी गंभीरता से लेती है, और यही कारण है कि आज ये दुर्दशा में है। दूसरी बात, देखिए, ये जो इन्होंने कहा ये अचानक ही नहीं कह दिया ये बात कि संविधान बदल जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से बात एक चलाई जा रही है। आपको ध्यान में होगा ये लालू प्रसाद यादव ने चलाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो तुम्हारा वोट देने का अधिकार छीन लेगी, दलितों को, मुसलमानों को, ये नैरेटिव चलाया गया था। क्या फ्रेम है? साथी अपनी सभी लोग एक साथ। सोनिया गांधी के बगल में शरद पवार खड़े, शरद पवार और राहुल गांधी, उन्होंने एक साथ हाथ ऊंचा किया। प्रियंका गांधी के बगल में आतिशी हैं और अखिलेश यादव हैं, वो हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है तस्वीर, आज की तस्वीर। एक लाइन से सारे नेता आपको दिखाई देंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सभी लोग। उद्धव ठाकरे सबसे पहले बोले और बोल करके चले गए, उनको जल्दी थी जाने की तो वो बोल करके चले गए हैं। शायद वहां राष्ट्रगान हो रहा है इस वक्त। और ये आपके सामने आज विपक्षी नेताओं ने अब एकजुटता दिखाने की कोशिश तो की है।
लेकिन ये चुनाव में कितना एकजुट रह पाएंगे सवाल ये, क्योंकि जगह जगह तो गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। बिहार में ऐसा हो गया, नीतीश जी बाहर आ गए। अब नीतीश जी इस मंच पर होते तो तस्वीर कुछ और होती, और मजबूत दिखाई देती। बंगाल में ममता बनर्जी है नहीं यहाँ पर। यूपी से जो है अजीत चौधरी जो है वो बाहर हो गए हैं, और आपको महाराष्ट्र में भी खींचतान कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। वहां फ्रेंडली फाइट की चर्चाएं हो रही हैं। जयंत चौधरी जो है वहां से बाहर हो गए, माफ कीजिएगा, यूपी से। तो ये मंच की तस्वीर अब दूसरी तरफ दिखाइए, जरा सब लोग मिल रहे हैं आपस में, वो तस्वीर दिखाइएगा। अखिलेश यादव बात करने गए राहुल गांधी से। वैसे राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं अखिलेश यादव, अब ये आप गौर करिएगा। हालांकि उनकी रैली में, उनकी उस जो न्याय यात्रा निकाली गई तो उनकी जीप पर जरूर वो बैठ गए थे। सब लोग देखिए अब बातचीत कर रहे हैं आपस में, शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। सारे नेता अब एक एक करके मंच से उतरना शुरू हो चुके हैं। सबके भाषण सुने आपने, क्या रहा सार? हर्षवर्धन जी से शुरुआत करता हूं, क्या रहा आज का निष्कर्ष? देखिए, बहुत साफ दिख रहा है कि हर किसी को अपनी खोई हुई या कहें कि बची हुई जमीन बचाने की फिक्र है। जिस स्थिति में है, इन सभी नेताओं को लगता है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो शायद इन लोगों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और सबसे जो राहुल गांधी ने भाषण किया, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी वैसे तो बार बार ये कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब नेता भी कहते हैं कि भाई हमारे स्टार प्रचारक हैं, लेकिन आज जो उन्होंने भाषण किया वो और पुख्ता कर दिया। जिस बात को नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था, फिर राज्यसभा में कहा, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा बना दिया, 370 प्लस और 400 पार। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं उसको सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है, अब कुछ बातें लोगों को समझनी चाहिए। एक तो एक कि जब पहली बार ईवीएम बनेगी तो उस मशीन का पहला परीक्षण किसके सामने हुआ था? आप लोगों को ध्यान में है? नहीं ध्यान में होगा, इसको जरूर ध्यान में करिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने पहला परीक्षण। उसका दूसरा स्टेज कब लागू हुआ? राजीव गांधी जी के समय में। वो कब चुनावों में कब लागू हुआ? एक छोटी सी जगह केरल में लागू हुआ सबसे पहले, और उसके बाद देश भर में 2004 से लागू हुआ। उस पर ऐतराज करने वाले कौन लोग थे? लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अभी के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। अभी क्या हुआ? जहां जहां चुनाव होते गए, जैसे जैसे कमियां बताई गई, उन सब पर सर्वोच्च न्यायालय में एक के बाद एक जनहित याचिकाएं गई, जिसकी वजह से पहले एक मशीन, फिर वीवीपैट, फिर वीवीपैट की पर्ची, फिर रैंडम उसकी चेकिंग, ये सब हो गया। आज तक एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई, एक भी शिकायत। जब भी रैंडम चेकिंग की गई, वीवीपैट की पर्ची और जिस ईवीएम में निशान लगा है वो दोनों एक हुआ। अब ये बताना जरूरी था। लेकिन इसके आगे ईवीएम तो तब काम करेगी ना राहुल गांधी जी, जब कोई चुनाव लड़ रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। 60 सीटों के अरुणाचल विधानसभा है, 60 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव लड़े जीत गई। किसी को नहीं डराया, किसी को कुछ नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 10 विधायक जो जीते हैं, वहां न तो कोई एनसीपी, न तो कोई कांग्रेस, न कोई दूसरी पार्टी, किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। मैं फिर से कह रहा हूं, देश के लोगों को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीतते हैं। अब दक्षिण भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कच्छ तीवू द्वीप तक की आज चर्चा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में उसे दे दिया गया, जो तमिलनाडु की समुद्री सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर का एक द्वीप है। वो हर कोशिश कर रहे हैं, और उसको अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामान्य तरीके से कह रहे हैं, वो राम मंदिर को अगर प्रियंका गांधी कर्मकांड बता दे रही हैं, अगर उनको लग रहा है कि इतने बड़े आंदोलन की जो परिणति है उसको वो सामान्य घटना बता रही हैं, तो आप सोचिए जरा देश के लोग इसको किस तरह से देख रहे होंगे। और आप कह रहे हैं इसका सार क्या है? सार बड़ा सीधा सा है, चमत्कार की उम्मीद से इकट्ठा हुए सारे लोग, क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त होती हुई दिख रही है। मैं चाह रहा हूं कि एक बार वहां मेरठ की रैली में मंच पर अरुण गोविल बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन ले अरुण गोविल को भी, लोगों की दिलचस्पी है। अरुण गोविल। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके सामने शब्द छोटे पड़ते हैं। मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। रामायण में एक दिन गुरु वशिष्ठ के सामने
श्री राम जो नवयुवक अवस्था में थे, वो बैठे हुए थे, थोड़े दुखी थे। गुरु वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि राम, क्या समस्या है? और श्री राम ने कहा, मैं देख रहा था पेड़ के पत्तों को, हवा चलती है और अचानक गिर जाते हैं, हवा चलती है और अचानक जो फल है वो गिर जाते हैं। जीवन कितना क्षणिक है। तब गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हाँ, जीवन क्षणिक होता है, लेकिन उन क्षणों में भी व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपना इतिहास बना दें। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं कुछ पलों में इतिहास बना दिया है और आगे भी और इतिहास बनने बाकी हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया देश में, विश्व में, और ऐसे ही नहीं, अपनी विरासत को कायम रखते हुए, अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए, और न केवल कायम रखते हुए, उसे बढ़ाते हुए, विरासत के साथ विकास, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं देखने को नहीं मिलता। आप जो अरुण गोविल के पीछे गड़गड़ाहट थोड़ी सुन रहे थे आवाज की ना, वो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है मेरठ में, उसकी आवाज आप सुन रहे। तो अभी इंडिया गठबंधन की रैली खत्म हुई है मेरठ में, अब एनडीए की रैली शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री पहुंच गए उस सभा स्थल पर, थोड़ी देर में आपको वो मंच पर दिखाई देंगे। अभी अरुण गोविल जो मेरठ से उम्मीदवार हैं, रामायण सीरियल के पात्र थे भगवान राम के, वो बोल रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का वहां भाषण होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। इससे पहले विपक्ष के सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात कही। प्रियंका गांधी ने सबसे आखिर में भाषण दिया, यह भी एक नोट करने वाली बात है। कई बार रैलियों में क्या होता है कि जहां बहुत सारे नेता हो तो जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको अंत के लिए रखा जाता है, लेकिन यहां ऐसी कोई मुझे तो नहीं सिस्टम दिखाई दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी तो ऑब्वियसली यहां सबसे बड़ी लीडर नहीं थी, तो उनको सबसे आखिर में बुलवाया और अब उनके भाई उनसे पहले बोल गए। सोनिया गांधी मंच पर थी, लेकिन सोनिया गांधी बोली नहीं। सोनिया गांधी के आने का एक मैसेज ये था कि भाई हमारा सबसे जो सीनियर लीडर है वो भी आया है। और सोनिया गांधी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, अब तो राज्यसभा से वो चली गई हैं संसद में, तो उनका भी वहां स्टेज पर आने का मतलब एक मकसद था। जो बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि इन सब का जो संदेश गया वो एक तो यही है कि भाई सब लोग लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन एकजुटता का जो संदेश जाना चाहिए था वो केवल हाथ उठा देने से एक दूसरे का पकड़ करके नहीं जाता है। वो जब इलेक्शन लड़ते हैं वो तब जाता है, और वो नहीं कर पा रही है इंडिया गठबंधन की सेना, वो करती हुई हमको दिखाई नहीं दे रही। राहुल जी देखिए, बड़ा सिंपल सा है, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे ना, वो कोई चिपकते नहीं है, क्योंकि इतिहास ये नहीं कहता है। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तो यूपीए के दौर में बहुत कुछ देखते थे। एमएस गिल की बात कर लीजिए, जो कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर होते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर गए बाद में। आप अशोक लवासा की बात कर लीजिए, तो आरोप नहीं थे। नहीं, एक बार मुझे याद है, नवीन चावला भाई, नवीन चावला के बारे में क्या इल्जाम लगता था आपको मालूम है व्यूअर्स? इल्जाम ये लगता था कि इलेक्शन कमीशन की चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायब हो गए, और फिर पता ये चला कि वो कहीं बाहर जाकर फोन पर, मतलब मजाक में तो लोग कहते हैं बाथरूम में जाकर फोन पर वो मैसेजेस लेते थे। तो जब आप बात ऐसी देखिए, जब आप बात ऐसे आज पहली बार इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लग रहे हैं, ऐसा नहीं, उस दौर में तो ये सब बातें कही मैं कह रहा हूं, जब ऐसी बातें हुई हैं तो आप अपना दौर याद करिए कि कैसी कैसी आरोप लगे थे। तो क्या हम मान लें कि तब ये आरोप सही, तब अंपायर फिक्स था, तब अंपायर फिक्स था। दूसरी बात ये कि अगर हो जाए ऐसा, मैं मान रहा हूं ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए कि 400 सीटें नहीं आई बीजेपी एनडीए गठबंधन की, तो क्या आप मान लेंगे कि अच्छा अब जो है फिक्सिंग खत्म हो गई थी? तो ये बड़ी अजीब अजीब बातें। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो काम है उसको बड़े सालों से, दशकों से बहुत प्रॉपरली किया है, और उसी के कारण जो है जो रिजल्ट्स आते हैं, जहां पे बहस भी नहीं रहेगी इस बात में कि तो इसलिए ये बड़ी अजीब बातें हैं। इस बात पर, लेकिन 40 देशों को हमारा चुनाव आयोग जाकर प्रशिक्षित करता है कि आप चुनाव कैसे। बॉटम लाइन ये सही है कि नहीं कि राहुल गांधी ने आज चुनाव से पहले बिल्कुल हार स्वीकार कर ली? मुझे लगता है कि उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हम हारने वाले हैं। और वैसे भी जिस तरह का पिछले दिनों में राहुल गांधी जो हैं 10 दिनों से मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दिए, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की, उसके बाद से दिखाई नहीं दिए। तो मैं तो ये पहले से कहता हूं कि राहुल गांधी जो है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं।
तो ऐसे में जब ऐसा नेतृत्व आपको कांग्रेस का मिल रहा हो तो कांग्रेस से क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं, ये साफ दिखाई देता है। और इलेक्टोरल कांग्रेस बॉन्ड का मुद्दा भी उठाया है, प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया है। देखिए, तो वो ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जांच होगी एक तो आरोप सभी में की दम जांच हो है, जानी देखिए एक आरोप में दम है। 3,500 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। अब चुनाव में अब ये सब, ये तो मुझे फिर मुझे ये तो इनकम नहीं टैक्स समझ का में आ रही देखिए, बात। मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया था 2015-16 का, तो क्या कहूं कि अच्छा सरकार जो है ये करवा रही है। नहीं, भाई, चुनाव में इलेक्शन- रिकवरी भेज रहे हो आप यार 3,500 करोड़ क्यों रुपए की, भैया, क्या बात है? अगर आपने अपने जो अकाउंट्स हैं उनका अगर टैक्स जो है रिटर्न नहीं भरा है, सारी तो क्या कार्रवाई करें? इलेक्शन के बीच में होगी। नहीं, तो अब हो रही है तो ठीक है भाई, आपने नहीं ये किया ना। समझ में आने वाली, सर, देखिए, ये नहीं बड़ी समझ में आने वाली सिंपल बात सी बात है। आपने अगर कोई काम नहीं किया है तो वैसे भी मैं आपको बता दूं ये इस कारण नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन को नहीं, सॉरी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको बाकायदा निर्देश हैं कि आप सारे अपने पेंडिंग पिछले मामले जो है क्लियर करिए, और इसी कारण से और 31 इन्हीं को नहीं, देश में बहुत सारे लोगों को जो है नोटिस पार्टियों में तो ये कांग्रेस को ही जा रहा है ना। नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने फाइल नहीं किया होगा। अब हमें नहीं पता बाकी पार्टियों ने फाइल किया कि नहीं किया। और नहीं, उसका लेकिन क्लैरिफिकेशन आया है तो- कि 31 मार्च ही क्यों, 31 मार्च से पहले उनको ये पूरा क्लियर करना था। और ये बहुत दिनों से चल दूसरी रहा है, अभी बात, से नहीं चल रहा, ये पिछले 3 सालों से ये अभियान चल रहा है इनकम टैक्स का। कि अरे, आपको clear एक करना। इंपॉर्टेंट बात छूट गई। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में भगवान राम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम जब अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, हक के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे, तो उनके पास कोई सत्ता नहीं थी, उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास तो रथ भी नहीं था, रथ भी रावण के पास था, तब भी वो लड़े और जीते। मतलब उन्होंने बता दिया कि सामने रावण की सेना है और हम हैं भगवान राम की सेना। रागी जी, देखिए दिक्कत तो ये है कि वो तुलना गलत कर गए हैं, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आज ये सारे अपने मंच पर खड़े थे, सारे इस मंच पर सुशोभित हो रहे थे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से रैली का आयोजन किया गया था, कोई बड़ा नैरेटिव यहाँ से निकल करके आया गया। बहुत उम्मीदें लग रही थी कि यहाँ से कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, बहुत ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि जो चुनाव को प्रभावित कर सके। किसी भी नेता ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि वो चुनाव को प्रभावित कर दे। दूसरी बात, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दा हो, जाति जनगणना की बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने उठाई। उसको सब अपने अपने, देखिए अब भूल गए, कोई नहीं बोल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि मजेदार बात है। आपने देखा होगा कि हिमाचल से आनंद शर्मा ने विधिवत एक पत्र लिखा राहुल गांधी को और कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप नहीं है। राहुल, आपके दादी माँ और आपके पिताजी ने इसका निषेध किया उनकी था। आत्माओं को कष्ट हो रहा होगा, उनकी आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। मुझे एक ऐसी तुलना लगी कि जैसे कोई एक समारोह होता है और विभिन्न प्रकार के पंथ आते हैं और वो सब आशीर्वचन अपने अपने मंत्र से करके चले जाते हैं। सारे जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आई यहाँ से सब अपने अपने घर को निकल गए हैं। ये इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी। एक वहां पर इकट्ठा हुए जरूर, लेकिन जो टीम होता है, टीम नहीं दिख रही थी। जब टीम की बात सभी कर की रहे थे। बातें जो हैं नहीं, वो सब अपने मैं अपने तरीके से टीम की बात करता हूं। समीर आपसे पूछ रहा हूं, टीम देख लीजिए। मैंने कहा भाई भाषण देने से नहीं वोट मिल जाता, सिर्फ भाषण देने से नहीं मिल जाता। ऑब्वियसली भाषणों से नेताओं की बात पहुंचती है, लेकिन जब आप जमीन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहा है इस वक्त इंडिया गठबंधन? बिहार के अंदर नीतीश कुमार अलग हो गए, तो अब वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 26 सीट शायद, 26 सीट ना शायद लड़ रही लालू यादव की पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर कोई अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलायंस है उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मायावती नहीं है। अभी जयंत चौधरी उसमें से अलग हो गए हैं। 17 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 63 सीट या 62 सीट अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है वहां। मोटे तौर पर आप यही कह सकते हैं कि अखिलेश यादव वर्सेस एनडीए है, अखिलेश यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हो रहा है। तो वहां गठबंधन का कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर सीट बंटवारा अब भी नहीं तय हुआ है। सीट नहीं बांट पाए ना अभी तक, अभी तक सीट नहीं बंट पाई है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपनी अपनी घोषणा कर रहे हैं। शरद पवार ने कल घोषित किए 6 सीटें। यूनिलैटरल घोषणा हो रही है, अलग अलग तो घोषित। वहां भी आप कोई गठबंधन अभी जमीन पर कैसे उतरेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बड़े स्टेट्स हैं, इन्हीं स्टेट्स को तो तय करना है ना चुनाव। यूपी को, बिहार को, बंगाल को, महाराष्ट्र को। बाकी जगह तो मोटा मोटा सब लोग जानते ही हैं कि क्या हिसाब किताब रहने वाला है।
बाकी जो स्टेट्स बच जाएंगे, राजस्थान, एमपी, इसके अलावा गुजरात, इस तरीके की जो है, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की सीधे टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 2 इलेक्शन का रिकॉर्ड ये बताता है कि 95% सीटें राहुल गांधी हारते हैं जब उनकी बीजेपी से सीधी टक्कर होती है। तो वहां लड़ना, वहां असल काम तो राहुल गांधी को वहां करना है। क्या राहुल गांधी अब उस परीक्षा में पास होंगे तीसरी बार? और गठबंधन की बात तो आप लोग सब समझा नहीं रहे। जी समीर जी। देखिए सौरभ जी, जब युद्ध में सैनिक जाते हैं तो सैनिकों की संख्या भले ही कम होती है, अगर सेनापति बहुत मजबूत होता है तो सैनिकों के अंदर उत्साह बढ़ता है। वो छोटी सेना भी कई बार बड़ी सेना को पराजित कर देती है, लेकिन जब ये सैनिक जानते हैं कि हमारी हार सुनिश्चित है तो वो सेनापति से कहते हैं कि साहब तलवार में जंग लगी हुई है, बंदूक ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये बताता है कि वो सैनिक ये मान के चल रहे हैं कि हम हारने वाले हैं। और आज जब स्टेज पे आप देखेंगे तो सारे सैनिक लग रहे थे। इसमें सेनापति कौन था? कोई किसी को सेनापति मानने को तैयार नहीं था। और सबके भाषण देखिए, सबके आप हाव भाव देखिए, ये बता रहा था कि ये मान के चल रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये लोग हार चुके हैं और अपनी हार की खींचे कैसे मिटाएंगे। तो उसके बहाने अभी सब ढूंढ रहे थे कि ईवीएम पे दोष दे दो, चुनाव आयोग पे दोष दे दो, संविधान खतरे में आने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2024 का परिणाम देश की जनता ही नहीं, विपक्ष के सारे पार्टियां जानती है कि उनके हाथ से निकल चुका है। अकेले लड़के वो जीत नहीं सकते थे और ये बात भी जानते हैं कि साथ में आकर भी वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। देखिए, ये इलेक्शन हार उनकी सुनिश्चित है। ये बात तो शुरुआत से तय थी कि इस इलेक्शन में जितने ये हमारे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, रीजनल पार्टियों के नेता, इनको लोहा लेना है नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो क्या हो रहा है स्टेट में, लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में वो कर रहे हैं, कर पाएंगे, बंगाल में ममता बनर्जी कर पाएंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर वो कर पा रहे हैं क्या? ये हमारा सवाल है। हर्षवर्धन जी। नहीं, इसका असली संकट ही समझिए आप। देखिए, ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है कि क्षेत्रीय दल लड़ लेंगे। अगर क्षेत्रीय लड़ने की स्थिति में होते तो 80, 40, 120 में से कितनी सीटें क्षेत्रीय दल जीत पाए? अपने घर की सीटें नहीं जीत पाया। और सोचिए, जिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को इतना, मतलब सबसे बड़े नेता तो वही हैं, उनकी स्थिति है कि वो एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। अकेली किशनगंज कांग्रेस जीत गई, वरना कहीं नहीं जीत पाया। और सब जानते हैं कि 5 सीटें हैं, 4 सीटें हैं जहां मुस्लिम इतना ज्यादा है बिहार में, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। उत्तर प्रदेश में भी उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। मूल बात समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के जरिए, नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा जो जनसंघ के समय से जो कहा, और नरेंद्र मोदी ने जो भी, जिसको हम कहते हैं ना, जी नरेंद्र मोदी पहुंच गए, आप नरेंद्र मोदी का नाम ही ले रहे हैं, वो मंच पर आ गए, सुने जरा। मोदी 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 नरेंद्र मोदी और इस बीजेपी के काम करने का तरीका समझते हैं। इस सारे भाषणों की रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी उनके पास। बिल्कुल जितने भाषण हुए हैं, और दिल्ली में जो बाकायदा भाषण हुए हैं, किसने क्या बोला ये तक पहुंच चुका सब पहुंच चुका होगा और उसमें से एक एक बात उठाई जाएगी। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में यही बात कहें कि आज इन लोगों ने विधिवत अपनी हार स्वीकार कर ली। चुनाव आयुक्त के बारे में तो जो राहुल गांधी ने एक ढंग से अपरोक्ष तौर पर जो कुछ भी बोला, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तर जरूर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। जयंत चौधरी के साथ शायद पहली बार मंच पर दिख रहे हैं वो। बाकी लोग तो क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले पुराने लोग हैं, गठजोड़ में आने के बाद पहली बार दिखाई दे रहे हैं। तुम संघर्ष करो। मेरठ की रैली, बड़ी रैली हो रही है भारतीय जनता पार्टी की भी है। और वैसे भी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद उस जाटलैंड में या उस किसान लैंड में, उस जगह पर ये रैली हो रही, तो इसका भी बड़ा महत्व है। अच्छा, रैली में आए हुए लोगों का आप तस्वीर तो यहाँ से आप दिख रहे हैं, कनेक्ट देखिए, सारे मोबाइल के कैमरे जो है वो फ्लैश हो रहे हैं तस्वीर खींचने के लिए। ये आपको वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। जो इंडिया गठबंधन के नेता आ रहे थे उनके लिए इस प्रकार की चीजें नहीं दिखाई दे रही। नरेंद्र मोदी जवाब देंगे इनको, आपको लगता है आज? हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इनका जवाब देने से ज्यादा अपने एजेंडा को वहां पर रखेंगे। देखिए, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है जिसमें कोई बड़ी चीजें निकल करके आई हो जिसको जवाब, उनके लिए उनके प्रवक्ता काफी हैं।
मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा इन्होंने उठाया है जो नरेंद्र मोदी के स्तर का व्यक्ति उनको जवाब दे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं व्यूअर्स को, आपने भी ऐसी बात कही तो कि आपने कहा कि वो जो बात कहेंगे वो मतलब पता है उनको क्या कन्वे करना है। हाँ। इस इलेक्शन के अंदर या हमें जो जानकारी मिली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन है ये कि प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को एक संदेश दिया, अपनी टीम को जो प्रचार में जा रही थी, जब जितने सेनापति उनके निकले हुए हैं, कि कुछ नया करने की जरूरत नहीं है इस इलेक्शन को, इसको ट्रेडिशनल तरीके से आप लड़िए जैसे चुनाव लड़ा, कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है, सब सेट है, जमीन तैयार है, ग्राउंड वर्क हो चुका है। तो ये उनका कहना है कि भाई अगर आपके सारे बल्लेबाज अभी जो हैं क्रीज पर हैं, अभी ओपनिंग बैट्समैन हैं और बाकी पूरी सेना अभी नीचे खड़ी हुई है, आपकी बाकी बल्लेबाज हैं, और आपको 50 ओवर में 200 रन बनाना है, तो आप पिन हिटर थोड़ी भेजते हैं। तब उस वक्त आप पिन हिटर नहीं भेजेंगे ना जो जाए छक्का चौका लगाए। ओपनिंग बैट्समैन 200 रन बनाना है 50 ओवर में, आराम से ठेल के बना देगा आराम से। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये वो वाला इलेक्शन है, इसमें आपके सामने कोई चुनौती नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए कि हम कुछ नया कर दें, कोई नई बात निकाल दो, कोई नया मुद्दा उछाल दो, ऐसा कुछ नहीं। सब तैयार है, मुद्दे सब लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं, बस आप ग्राउंड पर वोटर लेकर के आओ वोटिंग वाले दिन, इतना काम भरा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसके वर्कर को ये न लगने लगे कि नहीं चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। और नरेंद्र मोदी बार बार जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एडवेंचर करने में मिस एडवेंचर मत कर जाना। हाँ, क्योंकि जिस तरह की पॉजिटिव कैंपेन है, जिस तरह के पॉजिटिव ग्राउंड पर बीजेपी अभी खड़ी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अब आप सोचिए, भारत के इतिहास में एक कल्पना की जा सकती थी कि आप चुनाव के बीच में कोई प्रधानमंत्री वो एआई पर और मशीन लर्निंग पर वो बिल गेट्स से बात कर रहा होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो एक नए तरह की राजनीति तैयार की है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो कनेक्ट नहीं टूटे। आज हल वेट किया जा रहा है उन्हें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी 2004 के चुनाव को भी ध्यान रखते हैं कि जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर की बात अचानक से पार्टी ने अति उत्साह में कर दी थी और उसका नुकसान पार्टी को हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना होगा कि भाई सब कुछ सेट है, जमीन मजबूत बनी हुई है, काम बहुत अच्छा है, जनता में फीलिंग अच्छी है, अति उत्साह में मत जाइए, काम जमीन स्तर पर करते रहिए। नहीं, और ये भी हमको ये पता चला, अभी एक कैंपेन बीजेपी ने लॉन्च किया था, आपने वो एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपके फोन पर आया होगा, वो दूल्हे वाला। ये बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं और एक दुल्हन बीच में बैठी है, वो दूल्हा चुन रही है। वो भी जो है हमको ये पता चला कि वो सोशल मीडिया वगैरह के लिए है, वो उसका बहुत प्रचार बीजेपी नहीं करने जा रही है। जिसने भी उसको डिजाइन किया था बहुत ही खराब, अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। भाजपा के कैंपेन आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत ही खराब कैंपेन जिसने भी वो दूल्हे वाला डिजाइन किया था। भारत में कम से कम इस तरह की कैंपेन नहीं करनी चाहिए, यहाँ दूसरे तरह की चीजें होती हैं। वही बता, जानकारी ये है कि वो मुख्य कैंपेन का हिस्सा उसको नहीं बनाया गया है, वो केवल सोशल मीडिया वगैरह के लिए है। मुख्य कैंपेन एक लाइन का है, एक लाइन का बीजेपी का कैंपेन, नरेंद्र मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की बस यही बात पहुंचानी है इनको। ये पार्टी की जानकारी है जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी भी इसी बात को कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है। सारे भाषणों में वो अपनी गारंटी कह रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी संदेश है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पे ये चुनाव हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि इनका अपने काम पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने काम पे जीत जाऊंगा, अपने काम और कुछ करने की जरूरत नहीं। काम किया भी है, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस नजर आता है, और वो ग्राउंड लेवल पे पहुंची हैं स्कीम्स, लोगों को पता है, इसीलिए शायद इतना कॉन्फिडेंस है जिसमें वो अपनी गारंटी दे रहे हैं। नहीं, अच्छा जरा अखिलेश यादव वाली बात तो कर लें अब, क्योंकि यूपी में प्रधानमंत्री की रैली शुरू होगी, तो अखिलेश यादव ने दिल्ली के अपने भाषण की शुरुआत यहां से की थी। हम यूपी वाले दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली वाले यूपी चले गए हैं, मतलब ये अब दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर चले गए, हम तो ये बाहर ही रहेंगे। यूपी में क्या हो रहा है? देखिए 2014 में भी जो है वो मेरठ से ही उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कुछ खास बात है क्या इसके पीछे? क्रांति भूमि है, 1857 आपको याद होगा। और दूसरी बात 2019 में भी चुनाव अभियान यहीं से शुरू किया गया था, जब सारे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे वहीं पर इकट्ठा थे, और उस मंच से पहला भाषण, चुनावी भाषण जो है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। संभवतः यह शुभ, वहां से सब चीज चूंकि सकुशल और शुभ समाचार मिला है 2014 में, 2019 में, इसलिए संभवतः यहाँ से चुनाव अभियान की कुछ विशेष तो है वहां, अभी जो हार पहनाया गया उसमें सारी जो महिला नेता हैं उन लोगों ने जो है हार पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि देखिए मतलब संयोग वश कहिए या योजनावश कहिए,
1857 की क्रांति जो थी उसका जो कोड वर्ड था वो राम और रोटी था। अच्छा, नरेंद्र मोदी की जो आज की तारीख में पॉलिटिकल आप कहें कि कीवर्ड क्या है तो वो राम और रोटी है। रोटी यानी उनकी सरकारी स्कीम्स, रोटी यानी जो वो अनाज देते हैं मुफ्त में, रोटी यानी जो घर बना कर दे रहे हैं, रोटी यानी जो उनके खाते में सीधे डाल रहे हैं, और राम यानी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ या जितने। एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं जयंत चौधरी की बात सुनाऊंगा। बोले आप, बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि एकदम जो 1857 की क्रांति, चूंकि आपने कहा कि मेरठ क्यों चुना, तो उससे जुड़ता हुआ सा दिखता है। और अरुण गोविल जो रामानंद सागर धारावाहिक में राम का चरित्र निभाते हैं, वो वहां से प्रत्याशी, तो सब कुछ बहुत जुड़ता है, बहुत योजनाबद्ध है। 2 लाइन जयंत चौधरी को सुनवाइए, एनडीए के मंच पर पहली बार बोल रहे हैं, एक बार सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दल के नेतागण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और सामने बैठे इस जनसमूह को मेरी राम राम। आपने देखा होगा, रागी जी बोल रहे थे पीछे से वक्त बदलता है, वक्त बदला है। जयंत चौधरी को आज सब अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी 2 महीने पहले का पूछ ले उनसे कोई। मैं इसीलिए कहा जब वो क्या वो था, क्या चवन्नी वाला कुछ बोला था डायलॉग इन्होंने। कोई चवन्नी थोड़ी ना हो जो पलट जाऊं। चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा, चवन्नी पलट गई है।